बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त हक और सच और बातिल की लड़ाई लड़ी जा रही है और ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले किए जा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ के स्ट्रेटजी तय की जा रही है। लेकिन वो स्ट्रेटजी, वो फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ से और पाकिस्तान के अवाम की जो पल्स है उससे कोसों दूर है। पाकिस्तान के अवाम का मूड बिल्कुल कुछ और नज़र आ रहा है, आईने पाकिस्तान का मूड कुछ और है और आला अदालतें भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी शायद उस इंतहा तक एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ना कर सके जिसकी कि वो तवक्को कर रहे हैं। इसलिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स भी होंगी, बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अवाम और वो पाकिस्तान के अवाम जो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, तो उन्हें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मायूस बिल्कुल ना हो, स्ट्रगल जारी रखें, जद्दोजहद जारी रखें, कोशिश जारी रखें और बिल्कुल एन आखिरी वक्त पे आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। उसकी वजह यह है कि रोज़ा तो आपको मालूम है कि हम सब रखते हैं, तो रोज़े का जो पीक है वो असर और मगरब के दरमियान का जो वक्त होता है वो बहुत पीक होता है। उस वक्त इंसान जो है वो बहुत अपने फल और अपने समरात के करीब होता है और अफ्तारी के करीब होता है। उस वक्त अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो उसका मुंतज़िर होता है, वो उरूज पे वो एक्सट्रीम टाइम होता है। लेकिन उसी वक्त जो है वो इंसान की हिम्मत भी जवाब दे रही होती है, ख़ास तौर पे बच्चों की और नौजवानों की और बुज़ुर्गों की वो हिम्मत जवाब दे रही होती है और वो आखिरी वक्त बड़ा मुश्किल गुजरता है। और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ और लाग़र ऐसे भी होते हैं जो ये समझते हैं कि मैं बहुत मुश्किल है कि मैं अफ्तारी तक पहुँच जाऊं, और कुछ बच्चे जो हैं वो रोज़ा तोड़ भी लेते हैं। तो उसे कहते हैं कि असर के वक्त रोज़ा तोड़ना वो ऐसे ही है जैसे आपने बिल्कुल सब कुछ एक पका हुआ जो फल है वो आपने हाथ से निकाल दिया। तो इसलिए ये वक्त अभी मुश्किल है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इलेक्शन का इंतज़ार करें और इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन की तैयारी भरपूर तरीके से करें और मायूस नहीं होना, क्योंकि इलेक्शन के वाले दिन जो है उस दिन आपके हाथ में तकदीर होगी, मुल्क की तकदीर आपके हाथ में होगी और उस दिन फैसला होगा। क्योंकि अगर वोटर निकल आया और पूरे का पूरा वोटर निकल आया, भरपूर तरीके से निकल आया, तो कोई माई का लाल जो है वो उसको चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अंदाजा है कि इनके पास कितना मार्जिन होता है, रिजल्ट्स चेंज करने का मार्जिन कितना होता है। वो होता है 2%, 4%, 5%। वो होता है 2000-4000 का फर्क। अगर वोटों का फर्क हजारों में हो, जैसा कि इस वक्त पल्स नजर आ रही है हमें, और कि एक तरफ 80% है, दूसरी तरफ 20% है हर सूरतों में, तो इसलिए वो 80% को 20% से ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जनाब ये जितनी भी तोगो-दो की जा रही है, जितनी भी मेहनत की जा रही है कि एक एक सीट को टारगेट किया जा रहा है, एक एक बंदे को, एक एक बंदी को, और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के गुब्बारे से हवा तो वो निकाल नहीं सके, लेकिन दिल बर्दाश्त कर दे लोगों को कि सजा हो रही है, सजा हो रही है, सजा हो रही है, वो इलेक्शन में नहीं होंगे, वो ये नहीं होगा, वो 14 साल जेल में हैं। तो दूसरी जानिब क्या है, दूसरी जानिब एक दूसरी तस्वीर पेश की जा रही है कि जनाब ये बबलू जो हैं यही इस वक्त सब कुछ है, इन्हीं को रियासत जो है, रियासत, हुकूमत और तमाम इदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं और यही असल में इक़्तिदार इनका है। इक़्तिदार का फैसला हो चुका है, वज़ीर आज़म ये हैं, 80 सीटें होंगी और 15 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें एमक्यूएम की हो जाएंगी, कोई बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हो जाएंगी, कोई जीडीए की हो जाएंगी, कोई मौलाना फजलुर रहमान साहब की हो जाएंगी, कोई महमूद खान अचकज़ई साहब की हो जाएंगी। तो ये 80 सीटें मुस्लिम लीग नवाज को दे देंगे, बाकी 5, 7, 10 सारे मिला के, और उनको खुली छुट्टी नहीं देंगे, और वो सारी मिला के तो उनको कहेंगे जनाब लाएं, आएँ और हुकूमत बनाएं और वजारत उज़्मा आपकी। और उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल जो नुसरत जावेद साहब ने कहा कि दांत निकला हुआ शेर, नहीं, सिर्फ दांत नहीं निकले होंगे, पंजे भी निकले होंगे, दांत भी निकले होंगे। वो सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट होगी नवाज शरीफ साहब के लिए और वो हिल नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये जो 80 सीटों का ख्वाब है ये कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता, क्योंकि ज़मीन पे, ग्राउंड पे इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये हमारी स्टैब्लिशमेंट को भी पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। आईबी की रिपोर्ट, IMI की रिपोर्ट, ISI की रिपोर्ट और दीगर जो स्पेशल ब्रांच, सूबाई पुलिस जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, इन सब की जो रिपोर्ट्स हैं और इवन अपने यूनिट्स की रिपोर्ट्स जो है और
कोर कमांडर्स जो हैं, कोर हाउस जो हैं, उनकी रिपोर्ट कहीं दूर दूर तक जो है वो मुस्लिम लीग नवाज नजर नहीं आ रही, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और इनको अंदाजा इसीलिए ये बहुत कोशिश की जा रही है। इस वक्त काकड़ साहब जो हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं और अपनी रॉयल्टी, अपनी वफादारी, सब कुछ, अपनी फिलॉसफी, वो सारी एक साबित कर रहे हैं कि जनाब मुझसे बड़ा मुदब्बर कोई नहीं है और मुझसे बड़ा पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं है। और ऐसे ऐसे अंदाज में वो अपनी फिलॉसफी बयान करते हैं, वो भी खुशनुदी हासिल कर रहे हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की कि जनाब उनके साथ होंगे तो हमारी सीटें भी आ जाएंगी, तो हम यही यही सिलसिला हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये मामला चल रहा है। पीपल्स पार्टी साइड पे है, पीपल्स पार्टी से खौफजदा है क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी नंबर नहीं देना चाह रहे, और पीपल्स पार्टी को नंबर मिलेंगे तो पीपल्स पार्टी आपको मालूम है कि वो अपनी एक पॉलिटिक्स कर रही है, वो ऑर्गेनिकली चल रही है, ऑर्गेनिकली चल रही है, वो सांप के लाह के नहीं मिला रही, वो बहुत ज़्यादा जो एस्टेब्लिशमेंट की टोकरी में नहीं बैठी, क्योंकि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान जो है वो पिछले तकरीबन 5 साल से ये सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड की गर्दान पढ़ी गई और कहा गया कि इमरान खान साहब तो सिलेक्टेड हैं और सिलेक्टर्स हैं बाजवा साहब, और फिर बाजवा साहब और बाजवा साहब के साथ जनरल फैज़ और जनरल फैज़ के साथ पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ एक बनाया गया कि इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं है और ये तो सारे इनकी ये तो बैसाखी हैं, ये हट जाएं तो हम जाने और इमरान खान जाने। तो वो भी हट गई और उन्होंने भी बहुत ज़ौक शौक से, खुशी व खुजू से इन अपने सेलेक्टर्स जो हैं वो सेलेक्टर्स तो रहे वो, लेकिन सेलेक्टेड बदल लिए, सेलेक्टेड उन्होंने ये कर लिया और उस सेलेक्टेड के नतीजे में अब तक क्या हिस्से में आया, रुसवाई, जिल्लत और नाकामी और बदनामी, ये चीज़ें आई और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी दूर होते गए और ये दूसरा रुख इख्तियार करके गए और इस सारी चीज़ को, इस कॉम्बिनेशन को भी पाकिस्तान के अवाम ने पसंद नहीं किया। बाकी रही सही कसर जो है वो जब आती हैं, नहुसतें जब आती हैं तो फिर सारी मिल के आती हैं। नहुसतें एक एक करके नहीं आती बल्कि सब मिलकर आती हैं। तो वो 15-16 महीनों में जो नहुसतों के अंबार लगे वो सारी दुनिया ने देख लिए और पाकिस्तान के अवाम ने भी देख लिए कि इन लोगों को, उस बंदे को हटा के इन लोगों को लाया गया, क्योंकि सिर्फ इमरान खान का चेहरा तब्दील किया गया था, बाकी सारे तो वही थे जो इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी थे, वो सारे इत्तेहादी ला के इनके टोकरे में डाल दिए गए और उनको ला के इस टोकरे के वो अच्छी तरह बांध दिया गया और उनका आपने हिलना नहीं है, टस से मस हो जाए दुनिया, जमीन से जमीन आसमान आपस में टकरा जाए, आपने नहीं हिलना। तो वो कोई भी नहीं हिला, वो सारे के सारे इत्तेहादी इमरान खान के जो साथ बैठे थे वो सारे इनके टोकरे में थे, वो सारे मिल के भी वो काम नहीं कर सके जो कि इसका मतलब ये है कि एक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही बंदा था जिसकी वजह से चीज़ें अच्छी चल रही थी। किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला का करम यकीनन शामिल हाल रहता है, क्योंकि नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला का करम भी होता है। अगर नीयत में फतूर हो और नीयत में शैतानियत हो और हसद हो, बुग़्ज़ हो, जलन हो, इंतकाम हो और बदनीयती हो तो फिर अल्लाह ताला जो है वो भी ऐसे लोगों की मदद नहीं करते। तो ये हमने खुद देखा कि वो सारे के सारे इत्तेहादी जो हैं वो इनके साथ थे और एक सिर्फ इमरान खान को माइनस किया गया, बाकी वो इमरान खान के अंदर से भी 2 टुकड़े, एक पंजाब में टुकड़ा रखा गया, एक टुकड़ा रखा गया मरकज़ में राजा रियाज साहब की लोटों की भरमार, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट निकला 0 + 0 + 0 = 0 और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग जुड़े रहे। तो ये जो सेलेक्टेड सेलेक्टेड की गर्दान है ये भी उससे भी जान छूटी। अब मियाँ साहब जो हैं और मुस्लिम लीग नवाज वो बिल्कुल वो तो 100% गेट नंबर 4 के बाहर हर वक्त हमा वक्त मौजूद और हॉटलाइन पर राब्ता और उन्हीं के ज़रिए से और उन्हीं के कंधों पे बैठकर उन्हीं की ताकत से वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी देख रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दीगर जमातें भी देख रही हैं और MQM वाले भी देख रहे हैं और GDA वाले भी देख रहे हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले भी देख रहे हैं, BNP मैंगल वाले भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, ANP भी देख रही है कि जनाब ये कौन कौन से नज़ारे हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यारियां हमारे साथ थीं और लगाइयां किसी और तरफ थीं, तो हमें कुछ दिखाते रहे और मामला किसी और के साथ तय करके उनको अब इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल एक ये मामला और उसकी एक और वजह भी, क्योंकि नहुसतें, जब मैं कहता हूँ कि नहुसतें जब आती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा आती हैं और उसमें फिर आपके कोई रियाकारी नहीं काम आती। सूरह माऊन ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला
جو نمازیں ہیں یہ منہ پہ مارے گا، ایسے لوگوں کے جو ریاکار ہیں، جو وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو وہ دکھاتے ہیں جو وہ نہیں ہیں، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ ایک چہرے پہ کئی چہرے، باہر چہرہ کچھ اور اندر کچھ اور، باہر چہرہ مومنا اندر کافرنا، شیطانیت والا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ضرور دیکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مکاری کرے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ریاکاری کرے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی فریب دے اور یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو فریب دے سکتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے۔ تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیے جاتے ہیں، عبرت کا نشان، اور میں نے خود دیکھا ہے اس عمر میں ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ پردہ ڈالے اور ایسی باتوں کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جناب وہ خدیجہ شاہ کا خط ضرور پڑھ لینا چاہیے، میں نے وہ کیا ہے بریکنگ ٹوڈے پہ اس کا سارا خط، تو وہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، اس کو سننا چاہیے، خط کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے کہ اتنی فرعونیت جو ہے وہ کام نہیں آتی، بہت کام نہیں آتی، اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں یہ کہوں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا، کیا اتنے بڑے یو ٹرنس بھی ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے یو ٹرنس، اتنے بڑے کمپرومائز ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے سمجھوتے ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہو سکتے ہیں، اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آخر ہوا کیا، کون سی مجبوری، کیسی مجبوری، اور اس کے بعد پھر اس طریقے سے پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریوں سے بھی کم تر، جانوروں سے بھی کم تر اور بدتر سمجھنا، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا ہے، اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ دے کے آزمائش میں انسان کو ڈالتے ہیں، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ اس آزمائش سے آپ نے کیا سیکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت کا بجٹ خسارہ 1000 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدن 1406 ارب روپیہ، اخراجات 2420 ارب روپے، یہ ہماری معیشت ہے۔ یہ روزانہ ہم لیکچر دیتے ہیں کہ معیشت ہم ٹھیک کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، کسی کو چلنے دینا نہیں، لیکن معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ 1406 ارب روپے ہمارا آمدن ہے، خالص آمدن، اور 2420 ارب روپیہ ہمارا خرچہ ہے، اور 1379 ارب روپیہ ہم نے قرضوں پر سود کی مد میں خرچ کیے ہیں، اور جولائی سے سپٹمبر تک خسارہ 1400 ارب روپے ریکارڈ کیا گیا، اور صوبوں نے 51 ارب روپے کم خرچ کر کے وفاق کو فائدہ پہنچایا۔ مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کر 962 ارب روپے 962 ارب 80 کروڑ روپے پر آ گیا ہے۔ قومی محاصل میں سے صوبوں میں 1088 ارب روپے تقسیم کیے گئے۔ 3 ماہ میں دفاع پر 343 ارب روپیہ خرچ ہوا، دفاع پر 3 ماہ میں 343 ارب روپیہ خرچ ہوا، یعنی تقریباً 1 ارب 14 کروڑ روپے ماہانہ ہمارا صرف دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے۔ جولائی تا سپٹمبر پینشن پر 203 ارب روپے خرچ ہوئے، اور پہلی سہ ماہی میں وفاق کے حکومتی امور پر 132 ارب روپیہ خرچ ہوا۔ تو یہ ہماری بیلنس شیٹ ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کر کیا رہی ہے؟ یہ گورنمنٹ سوائے اس کے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل مینورنگ، الیکشن میں قبل از وقت دھاندلی اور اس طرح کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی، اور اس جماعت کی جو ہے وہ بی ٹیم بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کے پے رول پہ لگتا ہے کہ شاید وہ جیت کے ان کو کچھ دے دے گی، کچھ ان کی بھی جھولی میں ڈال دے گی، تھوڑی بہت چھوٹی موٹ ریوڑیاں۔ تو لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔